आइए, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें किंगडम प्रोटेस्टा पर हुई थी। थोड़ा सा किंगडम, एक कागज़ रखा होगा मेरी टेबल पे, वो ले आओ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें किंगडम प्रोटेस्टा पर हुई थी। अगर हम बात करें किंगडम प्रोटेस्टा की, तो बताइए इसके मेंबर प्राइमरली एक्वेटिक, जितने भी मेंबर सब के सब यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? क्या? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अच्छा, ये बताइए क्या इसमें जाइगोट बनने लगा था? क्या क्राइसोफाइट का एग्जाम्पल डाइएटम्स था? डाइएटम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन थे। सेल वॉल में सिलिका था, इंडिस्ट्रक्टिबल थी। सिलिका की वजह से ग्रिटी नेचर था, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप कराता था। क्या आपकी सेल वॉल इसकी पॉलिशिंग में भी मदद करती थी? क्या डाइएटम की सेल वॉल आपस में सोप बॉक्स की तरह फिरती? मिलियन या बिलियन? बिलियन ऑफ ईयर में क्या ये डायटोमियस अर्थ बना लिया था? अच्छा, अगर हम बोलें तो गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम डेस्मिड था। क्या ये प्लैंक्टोनिक थे? क्या ये पानी की धार के साथ बहते थे? एक्टिवली की पैसिवली? फ्रेश वाटर या मेराइन? हाँ, दोनों। क्या ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं? क्या डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल गोनेलेक्स है? क्या डाइनोफ्लैजिलेट रेड टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, इनका कलर रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन और ब्लू डिपेंड करता है पिगमेंट कौन सा पाया जाएगा। क्या इनकी बाहर की सरफेस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट थी? क्या डाइनोफ्लैजिलेट मेराइन होते हैं? क्या ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं? दो फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। बोलो भैया। अच्छा, ये बताओ डाइनोफ्लैजिलेट मेराइन या फ्रेश वाटर? क्या ये समुद्र में जहर घोल देते थे जिससे फ्रेश वाटर मछलियां मर जाती थी? मेराइन। ये बताइए क्या यूग्लेनॉइड आपके फ्रेश वाटर में रहते थे? ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे। दो फ्लैजिला होगा, एक लंबा और एक छोटा। पक्का? क्या यूग्लेनॉइड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दिखाते थे? सनलाइट मिलेगी तो ऑटोट्रॉपिक, नहीं मिलेगी तो हेटेरोट्रॉपिक। क्या इनके पास क्लोरोफिल ए पाया जाएगा? क्या ये क्लोरोफिल ए आपका साइनोबैक्टीरिया के पास भी था? क्या ये प्लांट्स में भी पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल यूग्लिना था। सेल वॉल एब्सेंट थी। प्रोटीन रिच लेयर पेलाइकल थी। क्या स्लाइम मोल्ड आपके सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं? क्या सड़ी गली डंठल पे बैठ के ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं? क्या स्लाइम मोल्ड के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इनके स्पोर के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है? फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या इनकी टिप पे लग जाता है, एयर करंट द्वारा डिस्पर्स होता है। मोटी सेल वॉल पाई गई थी जिसकी वजह से कई सालों तक रह सकते थे। क्या इसका एग्जाम्पल फाइसेरम था? क्या प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स से? क्या प्रोटोजोआ सब के सब हेटेरोट्रॉप होते हैं? क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटोजोआ 4 प्रकार के होते हैं? अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआ। क्या अमीबॉइड प्रोटोजोआ नमी वाली जगह पर पाए जाएंगे? मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर और मेराइन। क्या इसका एग्जाम्पल अमीबा था? क्या ये सूडोपोडिया की मदद से लोकोमोशन करते थे? इसी की मदद से खाना भी खाते थे। एंड अमीबा आपका मेराइन होता है। आउटर सरफेस पे सिलिका पाया जाएगा। क्या एंड अमीबा पैरासिटिक भी होता है? अमीबियासिस कराता है। क्या आपका फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा था? ट्रिपैनोसोमा को टीसी फ्लाई कहलाती थी, जिसका जूलॉजिकल नेम आपका ग्लॉसिना पेल्पेल है। क्या ये आपके एफपी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, एफ से फ्री लिविंग, पी से पैरासिटिक? क्या आपके थाउजेंड ऑफ सील या सीलेटेड में पाए जाएंगे? एक्टिवली स्विमिंग होते थे? क्या इनके माउथ से साइटोफेरिंक्स निकला होता था? साइटोफेरिंक्स आगे जाकर ग्लॉटिस बनाता था। कोऑर्डिनेटेड की नॉन कोऑर्डिनेटेड? क्या ये एक्टिवली स्विमिंग होते थे? क्योंकि इनके पास मौजूद थे हजारों सीलिया। क्या स्पोरोजोवन का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम था, जो मलेरिया कराता था? स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या इनकी स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज थी? क्या मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया था? शेप के आधार पर 4 प्रकार का था। अगर गेंद जैसा कोकस था, बांस जैसा बैसिलस था, कॉमा शेप विब्रियो था, स्पाइरल शेप स्पाइरलम था। क्या इंडोस्पोर आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैसिलस? क्या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है? क्या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है? ये ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो में भी डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में 2 का नाम आता है, फंजाई और बैक्टीरिया। अगर हम बात करें आर्की बैक्टीरिया, आपके मार्शी एरिया में मेथानोजन पाए जाते हैं, रूमिनेंट एनिमल की गट में पाए जाते हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। क्या थर्मो एसिडोफिल आपके हॉट स्प्रिंग में पाए जाएंगे?
क्या हेलोफिल आपके सॉल्टी एरिया में पाए जाएंगे? अच्छा, क्या ये हार्श एनवायरनमेंट को झेल सकते हैं? क्या इनके लिए आपका वूजी ने आर्की एक डोमेन बना दिया था? यू बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया बना दिया था? इनकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबका स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग। क्या यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया? क्या इनकी कैरेक्टर है ग्रेडेड सेल वॉल होगी? लेकिन माइकोप्लाज्मा यू बैक्टीरिया होने के बाद भी इसके पास सेल वॉल नहीं होती। क्या यू बैक्टीरिया का एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया था? साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया की ग्रुप है। क्या साइनोबैक्टीरिया ग्रुप का दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था? क्या इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो कि हार्ट प्लांट में भी होता है, जुगलिना में भी होता है? क्या ये यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है? क्या कुछ साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस पाई जाएगी, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है? क्या कुछ आपके पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में एल्गल ब्लूम बनाते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपके नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया ऑक्सीडाइज की रेड्यूस ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे निकलने वाली एनर्जी से एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। आयरन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग करते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक में भी डिकम्पोजर होते हैं। क्या ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं? हेटेरोट्रॉपिक वाले। क्या लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाता है? क्या ये जानवरों में बीमारी करा सकते हैं? प्लांट में, दोनों में, सब में। टेटनस, कॉलरा, टाइफाइड, सिट्रस, कैंकर। अच्छा, इसके बाद मैंने आपसे कहा था बैक्टीरिया आपका फेवरेबल कंडीशन में करेगा फिशन, अनफेवरेबल में स्पोर। क्या स्लाइम मोल्ड ने भी अनफेवरेबल में स्पोर बनाया था? क्या लैंग्वेज इतनी पकड़ पा रहे हो? क्या आपका बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका लीनियस ने दिया था? ये किंगडम हैकल ने दिया था? फोर किंगडम कोपलैंड ने दिया था? आर.एस. व्हिटेकर 1969। लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई। आइए, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, सबके सब हेटेरोट्रॉपिक हैं। पहली बात सुनना मेरी बात, इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं सबके सब हेटेरोट्रॉपिक हैं। तो दो प्योर हेटेरोट्रॉपिक किंगडम कौन से हो गए? फंजाई और एनिमल। इस ग्रुप में एक भी मेंबर ऐसा नहीं है जो ऑटोट्रॉप हो। अब फंजाई की कुछ बातें सुनिएगा। फंजाई कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन है, लगभग हर जगह पाया जाता है, लगभग हर जगह। सर ये बात तो आपने बैक्टीरिया को लेकर भी बोली थी कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। नहीं, इनके लिए एवरीवेयर नहीं बोल सकते आप, इनके लिए सिंपली बोला जाता है हर जगह पाए जाते हैं। बेहद हार्श कंडीशन को फंजाई नहीं झेल पाता है, लेकिन बैक्टीरिया झेल लेता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया। देखो, फंजाई एक ऐसा ग्रुप है जो आपको कठिन लगता है। मोनेरा प्रोटिस्टा आपको कठिन नहीं लगता है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपने देखे नहीं, तो आप खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो कि चलो देखा नहीं तो हो गए, एक सिंगल सेल के बने होंगे, एक प्रो है और एक यू है। फंजाई क्योंकि आप देखते हो लेकिन आपको फील नहीं आता, जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको फंजाई के नाम पे आपके मुंह से मशरूम और कुकुरमुत्ता, इससे आगे आप निकल नहीं पाते हैं। कुकुरमुत्ता जिसे हम खाते नहीं, मशरूम जिसे हम खाते हैं, और कुकुरमुत्ता जिसे हम देखते हैं, है ना, वो पॉइजनस होता है, नॉन एडिबल है। तो कहते हैं कि जो आपका, समझिएगा, जब आप मशरूम को देखते हो और जब आप पढ़ते हो तो दोनों में आप फील नहीं ले पाते हो कि सर ये फंजाई लग तो नहीं रहा कहीं से। ठीक, आमतौर पर जब फंजाई की बात आती है तो आपका मन में ये चलता है, जितने लोग वीडियो गेम बहुत खेलते होंगे, है ना, उनके में वही एक मशरूम जैसा, उसी को हम फंजाई बोल देते हैं। देखो, आज फील करोगे फंजाई को एक्चुअली में, मतलब तो फंजाई में उतना मज़ा आएगा जितना तुम्हें ह्यूमन फिजियो में आता है, ठीक है, जितना तुम्हें प्लांट फिजियो में आता है, जेनेटिक्स में आता है, तुम्हें उतना ही फील आएगा फंजाई का, उतना ही फील आएगा फंजाई का, सेम उतना ही। क्योंकि आप फंजाई की बॉडी को फील ही नहीं कर पाते हो, पहले उसकी बॉडी फील तो करो यार, उसकी बॉडी फील करना ज़रूरी है। अब सुनो मेरी बात, कुछ जनरल बातें मैं करूँगा अभी, ठीक है, फंजाई के बारे में मोटी मोटी बातें, ठीक। फंजाई के बतेरों काम दिखाऊंगा, आप बस देखते जाना एक एक करके। बस मुझे ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें अलग अलग हैं, अगर मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें अलग अलग हैं, इसका मतलब वो हर चीज़ में अलग अलग होंगी, तभी हम किसी न किसी चीज़ में तो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। उसी प्रकार मैं अगर कहूँ अलग अलग, ये बहुत अच्छी लाइन है, अलग अलग में चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग। अलग अलग फंजाई की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, अलग अलग। अलग अलग फंजाई की मॉर्फोलॉजी अलग अलग, अलग अलग फंजाई का निवास स्थान कैसा होगा, अलग अलग। वैसे आमतौर पर बात की जाए तो फंजाई थोड़ी गर्म और नमीदार जगह पर उगना पसंद करते हैं, थोड़ी गर्म और नमीदार जगह पर उगना पसंद करते हैं। आपने शायद कभी एक बीमारी सुनी हो, बड़ी सुंदर बीमारी है, खाज, खुजली और खाज। कितने लोग खाज खुजली से ग्रसित हैं, हाथ ऊपर। तो इतना बड़ा झूठ मत बोलो, बता दो, मैं हमेशा कहता हूँ मेरी क्लास में सच बोलो। अच्छा,
कौन? कितना पर्सनली जानते हैं? अच्छा, आपको जब भी खाज खुजली होगी तो वहीं पर होगी जहाँ पर पसीना रुकता है और जहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर जितने एरिया में थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे उंगलियों के बीच में, यहाँ पर पसीना रुकेगा और उंगली ऐसे दबी हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा होगा। बगल में या जांघ में जहाँ पर पसीना रुकेगा या जहाँ पर पसीना रुक रहा है, मतलब ह्यूमिड कंडीशन बन गई, नमीदार, और फंजाई को नमीदार और गर्म जगह ही पसंद है। बोलो भैया, नमीदार और गर्म जगह फंजाई को पसंद है, और यहाँ पर नमीदार और गर्म जगह मिल जाती है। दैट्स वाई फंजाई प्रेफर करते हैं वहीं पर ग्रो करना। अब अगर मैं बात करूँ फंजाई की, तो बेटा खाने से लेकर जहर तक, मतलब देखो फंजाई एक ऐसा ग्रुप है, कहा जाता है जंगलों में कभी कोई फंजाई मिले तो मत खाना, क्योंकि मैक्सिमम फंजाई पॉइजनस है, और ऐसे पॉइजनस है कि खाते ही तुम पलट जाओगे तुरंत। खुश मत हो, नशे में नहीं पलटोगे, मौत का नशा होगा वो। तो अधिकतर फंजाई आपके पॉइजनस हैं, इसी वजह से जंगल में मना किया जाता है कि भैया, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग हर इस शेप को मशरूम बोल देते हैं, हमारा सीन क्लियर रहता है, ऐसे घुमा नहीं कि वो क्या है, मशरूम, मशहूर नहीं, मशरूम। ये बात गलत है भाई, इधर पीछे ये बात गलत है। फंजाई बेहद पॉइजनस है, कुछ ही फंजाई हैं जैसे हम मशरूम खा लेते हैं जो एडिबल है, बाकी मैक्सिमम फंजाई आपके नॉन एडिबल है। टोडस्टोल, कितने लोग कुकुरमुत्ता की सब्जी खाएं? कुकुरमुत्ता जो घर के दरवाजों पे लग जाता है, देखा होगा, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं टोडस्टोल। क्या बोलते हैं? टोडस्टोल। टोडस्टोल जहरीला है, मतलब यहाँ पर मैं फंजाई की विविधता दिखा रहा हूँ। एक इतना जहरीला है और एक हमारी चाउमीन में इस्तेमाल होता है, दैट इज मशरूम। मशरूम का ही दूसरा नाम है अगेरिकस। चाहे आप मशरूम बोलिए चाहे आप अगेरिकस बोलिए, एक ही बात है। सुनते जाना, सिखाता चला जाऊंगा, कुछ लिखना मत, सिर्फ सुनते जाओ। मशरूम जिसको हम खा रहे हैं इसे हम एगेरिकस भी बोलते हैं, और टोडस्टोल का मतलब होता है कुकुरमुत्ता, जो कि आपका कैसा है, जहरीला। अब सुनते जाइएगा, आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि देखो संतरा जो है वो किसी भी वजह से सड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया से संतरा नहीं सड़ता है। जो सिट्रस कैंकर, जो मैंने अभी बीमारी बताई, कई बार नींबू या संतरा काटो तो अंदर से काला होता है। बोलो भैया, वो बैक्टीरिया ने कराया है। लेकिन एनसीईआरटी कहती नहीं, संतरा सड़ेगा तो फंजाई सड़ाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अपना दिमाग मत लगाइएगा, जैसे बोले कि संतरा के सड़ने की वजह, आप पटाख से आंसर क्या मारेंगे, फंजाई, क्योंकि एनसीईआरटी लिखी है तो बात खत्म। जिस दिन ये फंजाई से नहीं बैक्टीरिया से सड़वाएंगे तो हम भी उस दिन से क्या, किससे सड़वाएंगे बेटा, बैक्टीरिया से। सच्चाई है भाई, सिट्रस को अर्थात जो खट्टे फल में तो कोई भी बैक्टीरिया सड़ा सकता है, कोई भी फंजाई सड़ा सकता है, लेकिन सत्य यही है कि एनसीईआरटी लिखती है ऑरेंज रॉट्स ड्यू टू फंजाई, तो हम भी किससे सड़ाएंगे बेटा, फंजाई। अब इधर देखो बोर्ड की तरफ, इधर देखना बोर्ड की तरफ, कहते हैं फंजाई आपका एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करते हैं। सर ये एंटीबायोटिक क्या होता है? याद करो, बैक्टीरिया भी प्रोडक्शन कर रहे थे एंटीबायोटिक, हेट्रोट्रोपिक वाले की ऑटोट्रोपिक वाले, हेट्रोट्रोपिक पक्का। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक पैदा कर रहा है वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, पहले ही जान लो। क्या तुम पसीना पैदा कर रहे हो, अपने पसीने से मर जाओगे, तुम पैदा ही क्यों करोगे भाई साहब? तो जो बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक को पैदा कर रहा है वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब होता है लाइफ। अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, ये ऐसे केमिकल हैं जो बैक्टीरिया के जीवन के अगेंस्ट काम करेंगे। नाम क्या पड़ा? एंटीबायोटिक। लिखो एंटीबायोटिक डैश अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया, अगेंस्ट द लाइफ ऑफ बैक्टीरिया। हो गया? कोई भी ऐसा केमिकल जो नहीं, उसके ऊपर लिख दो, कोई भी ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ काम करता हो। जब हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर में क्या लिखता है? एंटीबायोटिक। तो हमारे जीवन के अगेंस्ट काम कर रहा है कि हमारे जीवन को बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है। हमारे लिए तो अच्छा हुआ ना यार।
बैक्टीरिया के जीवन के अगेंस्ट काम करता हो। कोई भी ऐसा केमिकल जो बैक्टीरिया के जीवन के अगेंस्ट काम करता हो गया। लेकिन ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है। प्रो मतलब बढ़ाना, लेकिन ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है, जीवन को बढ़ाने का केमिकल है, लेकिन ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है। ह्यूमन के लिए ये प्रो लाइफ है, फुल स्टॉप। पहली बार जब एंटीबायोटिक की खोज हुई तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उन्हें एक फंजाई मिला था, नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। सुनना मेरी बात, यहां पर एक बड़ी बारीक मिस्टेक कराएगा। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ये फंजाई का नाम है, सुनते जाना मेरी बात। और इससे जो हमें एंटीबायोटिक मिली थी वो मिली थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन और पेनिसिलियम में कंफ्यूज मत होना। पेनिसिलियम क्या है? ऑर्गेनिज्म का नाम है। पेनिसिलिन इसके द्वारा पैदा की गई क्या है? एंटीबायोटिक। तो बताओ क्या पेनिसिलियम जो पेनिसिलिन बना रहा होगा अपने चारों ओर, जैसे आप अपने चारों ओर पसीना निकाल रहे हैं, इस फंजाई का चारों तरफ क्या निकल रहा था? पेनिसिलिन। तो बताओ उसके आसपास बैक्टीरिया ग्रोथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोलते ही नहीं हो यार, नहीं कर पाएंगे पक्का। एक्चुअली में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, नाम बताऊंगा, स्टेफिलोकोकस नाम था उसका, आगे बताऊंगा, आगे जिक्र करूंगा। तो उन्होंने क्या किया भाई, रिसर्च कर रहे थे, रात में उन्होंने कांच की प्यालियां छोड़ दी, उसमें स्टेफिलोकोकस ग्रोथ कर रहा था। ठीक, उन्होंने देखा, सुबह उठ के आए, उन्होंने देखा कि कहीं कहीं पर स्टेफिलोकोकस नाम का बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पा रहा। उन्होंने देखा वहां पर कोई केमिकल, तो उस केमिकल को किसी ने तो पैदा किया होगा। उन्हें यहाँ पर वहां पर यही फफूंद मिली थी जिसने पैदा किया था पेनिसिलिन, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा। इस वजह से इस तरीके से पहली एंटीबायोटिक की आपकी खोज हुई। अब फंजाई आपके बीमारी भी कराते हैं। अब फंजाई आपकी बीमारी एनिमल में भी कराएगा और प्लांट में भी कराएगा। एनिमल की फेमस बीमारी कौन सी है? दाद, खाज और खजूरी। खुजली नहीं, खजूरी, बोलो खजूरी। अब लेकिन इधर देखो, प्लांट की दो बीमारी आपको यहां पर देखनी है, यहां पर आगे एक और देखेंगे, वीट रस्ट। आपने अगर कभी गेहूं देखा हो तो कई बार गेहूं के पत्ते का पत्ता देखो गौर से, लगता है जैसे उस पर जंग लग गया हो। कभी आज तक देखा ही नहीं? कितने लोग आज तक गेहूं का खेत ही नहीं देखे? ओह माय गॉड, आपने कभी गेहूं का खेती नहीं देखा? बड़ा सा पेड़ होता है, लंबी लंबी शाखाएं हैं, उससे गेहूं आम की तरह लटका रहता है, लग्गा लगा के ऐसे तोड़ा जाता है। अब सुनो हमारी बात, आपने कभी नहीं देखा? ओ वाह, मैंगो का गार्डन देखा है? अच्छा इधर आओ। तो गेहूं की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर पीला पीला जंख लग जाता है, देखने में जंख नुमा लगता है, कहते हैं पत्तियां गेहूं की जंखिया गई है। बीमारी का नाम क्या है? वीट रस। अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज पक जाती है, अगर आम पक गया तो हरा होगा या पीला? मोटे शर्ट तो चेंज कर लिया कर कभी कभी। अच्छा एक ही तरीके की साधारण है क्या? अच्छा अब इधर सुनो मेरी बात, इधर देखो, जब कोई चीज पक जाती है तो किस रंग की हो जाती है? पीली। जैसे इसके गाल पक गए हैं तो किस रंग के हो गए बेटा? पीले। रस भी किस कलर का होता है? पीला। तो वीट रस कराएगा पक्सीनिया। किसी ने अगर इसे पक्सीनिया पढ़ा तो मेरा मूड खराब होगा। बोलिए पक्सीनिया, पक्सीनिया, हक नहीं पक, बोलो पक्सीनिया। वीट रस कौन कराएगा? पक्सीनिया। जैसे कोई चीज पक के पीली हो जाती है तो वीट रस भी किस कलर का होगा? पीला। सब लोग एक बार बुलंदी से बोलो, बोलो पक्सीनिया। पक्का? इसी में बेटा कोई लोग भक्का भक्का कर रहे हैं, हमें सब पता है। आओ बेटा आओ, तड़ लेंगे किसी दिन। इधर देखो बेटा, सरसों का खेत देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करो। किसने सरसों का खेत देखा ही नहीं आज तक? आपने सरसों का खेत भी नहीं देखा? हाँ,
सरसों देख लिया, गेहूं नहीं देखा, ये कैसे हो गया भाई? ये तो सोचने वाली बात हो गई ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो, सरसों के जो पत्ते होते हैं उस पे सफेद ठंडक, सरसों के पत्तों पर सफेद सफेद स्पॉट पड़ जाते हैं। तो वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड की पत्तियों पर सफेद स्पॉट पड़ना, ये कराता है एल्बुगो। ना अभी हम बता रहे, मेरी ट्रिक आगे मत बोला करो, क्योंकि जो पहली बार पढ़ रहा होता है उसके तो दिमाग में डालनी है चीजें। अब सुनो, हमने एक पिक्चर में देखा था सरसों का खेत, अरे DDLJ सुना है बेटा? अच्छा, लेकिन कुछ भी कहो, पहले की पिक्चरों में सेंस बहुत होता है, पर स्क्रिप्ट सेम रहती थी। एक अमीर बाप की अमीर लड़की, एक गरीब लड़का, ठीक है, दोनों को प्यार हो गया, फिर अंत में मारपीट, धड़म, फिर अमीर बाप कहता है ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं गलत था। अरे इधर तेरे नाम पहली पिक्चर आई थी जिसमें जो है खेल पलट गया था, सबको पता था अंत में सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अंत में बुरा दिखा दिए। इतना बुरा लगा था अपने ही साथ हुआ हो। आओ अब इधर सुनो, मेरी बात सुनो। देखो DD क्या है? आवाज तो तुम बाहर जाके सुनो ना। तो अब क्या हुआ, DDLJ एक ऐसी पिक्चर कि किसी भी प्रेमी प्रेमिका की पहली पसंद है DDLJ, सीधी सी बात है। अरे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तब तो सब ले जाएंगे, हल तो सबके पास है। नहीं तो नंबर और दुल्हनिया भी तो बढ़ाओ। अब क्या है, नहीं एक बात कह रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा, एक बात कह रहा हूँ। तो अब मुझे एक चीज़ सुनो, जब DDLJ में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जब पिक्चर चल रही थी, ठीक है, तो बेटा इन सब चीज़ों में आपको लगता है अगर आप पढ़ोगे तो आप लाइफ में बहुत तरक्की कर पाओगे। देखो इट डिपेंड्स ऑन योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर निब्बा है, ठीक है, तब तो आपकी ग्रोथ गई नहीं, मुझे कॉफी पीनी है। अगर मेरे से कोई ये बात कह दे ना, खैर लोग मेरा नेचर जानते हैं, तो मेरा अगला उल्टा तक क्या नहीं, बस ऐसे बोलते हैं, क्या दिमाग मत सही नहीं है क्या, तो ठंड रखो, ठंड इधर, हाँ और क्या पागल हो गया। तो बेटा समझ लो उस इंसान का जीवन खराब, और अंत में अगर बच्चा मेरे पास आके बोला सर हमारे साथ ऐसा हुआ, आपने फंजाई में हमको समझाया था, ठीक है, लेकिन हम वो बात माने नहीं, तो मेरा एक ही वर्ड होगा, अब भुगतो। क्या बेटा? अब भुगतो। सरसों पर सफेद चकत्ते पड़वाने वाला है, अब भुगतो। कौन पढ़ रहा इसको? एलबीयू को। हम तो पढ़ेंगे अब भुगतो, वहां टिकी तो मारना है बेटा। इस तरीके के सवाल और इस तरीके के ऑप्शन सिर्फ आपके रूम पार्टनर बनाएगा कि व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, एल्ब्यूगो, ल्यूब्यूगो, अलल्ब्यूगो, ये आपका रूम पार्टनर बनाएगा। नीट कभी ऐसे ऑप्शंस नहीं बनाता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर हमने दो बीमारियां देखी, एक और बीमारी देख लेते हैं यहीं पर। बोलो स्मुट, यू बड़ा कर लो, बोलो स्मुट, उसी ले स्मुट कौन कराएगा? उसी ले लो। इन तीनों बीमारियों को छापिए तुरंत। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? क्या हुआ तुम्हें? आई फ्लू हो गया? ओ माय गॉड, स्टैंडर्ड बीमारियां हो रही हैं। हो गया? स्मुट कौन कराएगा? उसी ले लो। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीफ, अब भुगतो। ऐसे करके बोलो, बोलो अब भुगतो। बड़ा आए थे प्यार करने। वीट रस्ट कौन कराएगा? टॉक्सीनिया। पक्का? आओ ना बेटा, देखो अधिकतर फंजाई मल्टी सेलुलर, अधिकतर फंजाई मल्टी सेलुलर। सुन लो, अरे मौलाना सुन लो, तुम तो बीमारियां लिखने में बिजी हो, हकीम बनना है क्या? सुनो हम क्या कह रहे हैं, सुनो अब सुनो हमारी बात। ऐसे सीधा बच्चा रहने दो, ठीक है, थोड़ा और मजा लो। हाँ हम क्या कह रहे हैं,
कि अधिकतर फंजाई मल्टी सेलुलर, ठीक है, हम तो स्टेज पे बात कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, मेरा ही काम था। अधिकतर फंजाई मल्टी सेलुलर है। एक फंजाई छोड़ दो जिसको हम लोग बोलते हैं सूखा, ले आओ आटा 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 आटा। मोस्ट फंजाई आपके क्या है? मल्टी सेलुलर। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी ग्रुप पे आने वाली है, पता चल जाएगा तो। इतनी भयानक खुशखबरी है ना, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ बस। मोस्ट फंजाई क्या है? मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट एक छोड़ दीजिए, दैट इज ईस्ट। आपके लिए चाहे ईस्ट बोलिए या सेक्रोमाइसिस बोलिए, एक ही बात है। चाहे ईस्ट बोलिए चाहे सेक्रोमाइसिस, ईस्ट दो चीजें बनाता है। रुक जाओ मेरी बात, ईस्ट दो चीजें बनाता है, एक ब्रेड और एक अमृत। वन इज ब्रेड एंड अदर इज बियर। ईस्ट क्या बनाता है? ब्रेड भी बनाता है और बियर भी बनाता है। जब ईस्ट, सुनो तो मेरी बात, सेम ईस्ट ब्रेड भी बनाएगा और सेम ईस्ट बियर भी बनाएगा। सोचो, खाने का भी जुगाड़, पीने का भी जुगाड़। और जब ये ब्रेड बनाएगा तब ये कहलाएगा बेकर्स ईस्ट। जब ये ब्रेड बनाएगा तब ये कहलाएगा बेकर्स ईस्ट। और जब दारू बनाएगा तो ब्रीवर ईस्ट। ब्रीवर मतलब होता है पेय पदार्थ, ब्रीवर मतलब पेय पदार्थ। छापिए तुरंत। एक दिन बताया था मल्टी न्यूक्लिएट होने की कितनी कंडीशन है? दो, सिनोसिटिक और सिंशियम। दोबारा बताऊं क्या? हो गया भैया? आइए, अब ईस्ट देखने में कैसा होता, बस ये फील करना। यही फील नहीं कर पाते तो मामला गड़बड़ा जाता है। अगर मैं कहूं लेट अस सपोज दिस इज भूई, भूई मतलब जमीन, ये आपकी एक जमीन है, ठीक, इसी पर ईस्ट लगने वाला है। देखते जाओ, लेट अस सपोज दिस इज भूई। सर ये क्या बना रहे हैं? धागा। सर ये तो पतला लंबा धागा है। बिल्कुल सही बात। अगर एक सिंगल धागा है तो सिंगल धागे को लिखने का तरीका देखना, लिखने का तरीका ही मेन है। सिंगल धागे को हाइफी कहते हैं, सिंगल धागे को हाइफी बोलते हैं। जब आप एक हाइफी को जूम करके देखते हैं तो ये धागा नहीं, थोड़ा रॉड जैसा दिखने लगेगा, क्योंकि आपने कैसा देखा? जूम करके। सुनते जाना मेरी बात बहुत मन से। और ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस। कौन लियस? ठीक। ये मैंने बना दी क्रॉस, क्रॉस वॉल। अब चाहो तो क्रॉस वॉल बोल दो, चाहो तो दीवार बोल दो, चाहो तो सेप्टा बोल दो, एक ही बात है। यहां तक क्लियर है? चाहो तो दीवार बोल दो, चाहो तो क्रॉस वॉल बोल दो, चाहो तो सेप्टा बोल दो, बनाओ मत, लेकिन एक ही बात है। बनाओ मोटे बनाओ मत। चाहो तो क्रॉस वॉल बोल दो, चाहो तो सेप्टा बोल दो, क्योंकि सेप्टा मतलब क्या होता है? दीवार। अगर सेप्टा मौजूद है तो ऐसे हाइफी कहलाते हैं सेप्टेड। अगर सेप्टा मौजूद है, अभी फील कर रहा हूं उसकी बॉडी, तो ऐसे हाइफी क्या कहलाते हैं? सेप्टेड। सुनते जाना मेरी बात। और अगर मान लो सेप्टा मौजूद, अरे ये क्या हुआ? हाँ, अगर सेप्टा मौजूद अगर सेप्टा मौजूद नहीं है तो एसेप्टेड। किसी के नाम के पहले ए लग जाए मतलब अपसेट। अब समझ में आया फिलॉसफी और बायोलॉजी क्या होती है? वही सारा खेल होता है। अगर किसी के नाम के पहले ए लग जाए तो एसेप्टेड, अगर सेप्टा है तो सेप्टेड, और सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेड। ये बताओ, अगर एसेप्टेड है, एसेप्टेड अगर हाइफी है, तो ये तो मुझे देखने में ऐसा लगता है मानो कि जैसे सर एक कंटिन्यूअस ट्यूब है लंबी सी, जिसमें पूरे में भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, और ये पूरी एक सेल की तरह दिख रही है,
तो मैं कहूंगा मल्टी न्यूक्लिएटेड। नहीं समझ पाए हमारी बात। जब ये एक सेल की तरह दिख रहा है तो ये कैसा कैसा दिखेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की दो कंडीशंस है, या तो सिंशियम या तो सिनोसिटिक। अगर तुमसे कहे कि एक ईस्ट है, क्या है? ईस्ट, वो आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हुआ? देख के बताओ। ऐसे हुआ। बोलते ही नहीं हो यार। जब न्यूक्लियस डिवाइड करे लेकिन सेल डिवाइड ना करे, ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। तो ईस्ट क्या हुए? मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक। लेकिन हमारी मसल सिंशियम थी, मसल हमारी सिंशियम थी, तो मैं लिखूंगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक। तो बेटा हाइफी ओवरऑल आपके कितने प्रकार के हुए? दो। वन इज सेप्टेट, अदर इज एसेप्टेट। अब मुझे समझ में आ गया घर वाले तुम्हें तैयारी करने भेजे क्यों। अरे दिना भर आना परेशान होके भेजे हैं। अगर सेप्टा है तो सेप्टेट, और सेप्टा नहीं है तो एसेप्टेट। एकदम क्लियर है वाली बात। एसेप्टेट में पूछा जाए तो बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो सिंशियम या सिनोसिटिक? सिनोसिटिक। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। आओ, इसको बना लिया? बनाना है? अभी मत बनाओ। अब इधर देखो, सत्य जानना चाहते हो या असत्य? सत्य बेहद गहरा है। सत्य कहता है कि जो हाइफी है वो ऐसा नहीं पाया जाता। वो ईस्ट फंजाई जो है, फंजाई वो ऐसे नहीं पाया जाता। असल में जो फंजाई है उसका एक धागा कभी नहीं पाया जाएगा। फंजाई का एक धागा कभी नहीं पाया जाएगा, धागों का झुंड होता है। अरे सर, अरे हाँ बेटा, ढेर सारे हाइफी हैं, धागों का झुंड है। अब फील आ जाएगा तुम्हें फंजाई कैसा है। धागों का झुंड है। अरे ये क्या सर? बता, अरे बताओ, रुको तो। धागों का झुंड है। अच्छा, अब समझ में आया सर, जो मशरूम हम खाते हैं वो क्या है? धागों का झुंड। धागा खाते हो, धागा तो बेटा इधर देखो, ये फंजाई का झुंड है। जो हाइफी का, ये कहलाएगा नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी का जाल, हाइफी का जाल। और हाइफी का जाल कहलाता है माइसीलियम। बच्चा एग्जाम में इसी में कंफ्यूज होता है कि सिंगल धागे को हाइफी बोला था या जाल को बोला था। पहले बताओ, सिंगल धागा पहले आएगा कि जाल आएगा? पहले एच आएगा कि एम आएगा? तो नाम से पकड़ लो, एच पहले आएगा। सिंगल धागा वाला क्या हो गया? हाइफी। और जाल को क्या बोल दिया? माइसीलियम। वैसे भी माइसीलियम लिखने का, माइसीलियम, अरे बोलिन समझ गए तुम्हारे घर वाले क्यों भेजे हैं। अच्छा, और ये जाल को क्या बोल दिया? माइसीलियम। अधिकतर फंजाई मल्टी सेलुलर है। ईस्ट कैसा है? यूनिसेलुलर। बेटा एक बात बताओ, अगर ईस्ट एक सिंगल सेल का बना है तो क्या उसमें लंबा सा हाइफी होगा क्या? ईस्ट को छोड़ के जितने भी फंजाई हैं सब के सब क्या बनाते हैं? हाइफी। बोलते ही नहीं हो भैया। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। आओ बेटा, अब बात करेंगे न्यूट्रिशन। फंजाई अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इस लाइन में आपको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी ने ये कैसे लिख दिया, मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक। हमें सर कभी कंफ्यूजन हुआ ही नहीं, हमने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। मोस्ट, और मैंने क्या कहा? ऑल फंजाई एंड ऑल प्लांट्स आर हेटेरोट्रोपिक। गुड, एनिमल आर हेटेरोट्रोपिक। और वहां पर लिखा है मोस्ट। बेटा तुम सही से उसे पढ़े नहीं। अभी सुनो, फंजाई कैसे पोषण तत्व प्राप्त करता है। भाई प्लांट तो फोटोसिंथेसिस कर लेता है, एनिमल खाना खा लेता है पूरा पूरा। फंजाई क्या करता है? इसका ऑर्गेनिक मटेरियल देखो, जो ऑर्गेनिक मटेरियल स्वयं बनाए वो ऑटोट्रोपिक, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल दूसरे का बना बनाया ले वो हेटेरोट्रोपिक। फंजाई के न्यूट्रिशन लेने के 3 तरीके हैं, देखते जाना भैया। सबसे पहला वाला आराम आराम से देखिएगा।
सैप्रोफिटिक, सड़ी गली चीजों को गला के खाना। सड़ी गली, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, सैप्रोफिटिक। दूसरा पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, बताना पड़ेगा क्या? बता चुके हैं 10 बार। और आखिरी आ गया म्यूचुअलिज्म। बस 3 ही तरीके से फंजाई न्यूट्रिशन लेगा, पर इन तीनों में अगर एक आंसर लगाना हो तो सैप्रोफिटिक। अधिकतर फंजाई सड़ी गली चीजों को गलाते हैं। सड़ी गली चीज, अच्छा कभी मरा भैंसा देखा है? कभी मरा भैंसा देखा है? एक बात पूछ रहे हैं, कभी मैं कुछ बोला थोड़ी यार, मैंने पूछा कि कभी मरा भैंसा देखा है? चूहे को क्या देख रही हो बेटा? हमने देखा है जो मरा भैंसा होता है, कभी देखना, देख के ही डर लगता है, बिल्कुल चिकना चिकना, गीला गीला, लसलसा, गीलेपन का है। नहीं ये नहीं कह रहे तुम, क्या ये समझ रहे हो? नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहे, मैंने कहा ही नहीं। कभी कभी ईमानदारी बेटिया तुम लोग देखा है कि नहीं मरा भैंसा? हाँ, ओ माय गॉड, आप कहाँ की सड़कों पे चलती हैं? अच्छा, पापा की परी लग रहा है पापा की परी हवा नगरी में रहती हैं। अच्छा, कभी रोड पे कोई चीज़ अगर मर रही है, सड़ रही है, तो कभी देखना उसमें एक लिबलिबाहट, एक चिपचिपाहट, एक लसलसाहट रहती है। हिंदी कितनी प्यारी भाषा है। मान लो ये स्टेज नहीं, ये भैंसा है, ये स्टेज नहीं है, भैंसा है, और हम फंजाई के कोई स्पोर हैं। स्पोर बताया था, यूनिसेलुलर मोटी सेल वॉल, याद आया? भविष्य में एक नया ऑर्गेनिज्म देने की क्षमता हो, और स्पोर उड़ता उड़ाता आया, फंजाई बैठ गया, ऐसे बैठ गया, लोटा उटा नहीं रखना, और धीरे धीरे ग्रोथ करता गया स्पोर, और ये है एक हाइफी, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ थ्रेड लाइक लचीली स्ट्रक्चर। बोलो यार, 10-15 लोग आके लपट जाओगे तो हो जाएगा माइसीलियम। जैसे मैं पसीना निकालता हूं, वैसे ही फंजाई अपनी बॉडी पर डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। जैसे मेरे पसीना निकलेगा बॉडी से, अरे भैया, वैसे ही फंजाई निकालते हैं डाइजेस्टिव जूस। बोलते ही नहीं यार। वो डाइजेस्टिव जूस बहता हुआ गिरेगा जाकर किसके ऊपर? भैंसे के ऊपर। जूस का नाम क्या है? डाइजेस्टिव। भैंसे को वो गलाएगा या गलाएगा? ऐसे समझो कि मेरे शूज के नीचे सोखता लगा। क्या लगा है? सोखता। सोखता नहीं जानते हो? फोम। हाँ, ये आई के तुम नोटिस करो, बैनर ज़्यादा आपको रोड पे दिखते नहीं है ना, वो एक्चुअली में जंगलों के अंदर जाके लगवाए गए हैं। हाँ, इधर देखो, इधर अब क्या है, इधर सुनो, अब भैंसा गल गया, अब फंजाई क्या करेगा? ये क्या है? एब्जॉर्ब। हाँ, नीचे फोम से ही क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। एकदम क्लियर। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक। क्लियर हो तो बोल दो ऐसे। बस। अगला है पैरासिटिक। सभी जानते हैं, आपकी बॉडी पे फंजाई रहेंगे, आप ही से आपकी बॉडी पे रहेंगे, आप ही से नरिशमेंट लेंगे, और आपका ही नुकसान करेंगे। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। तो आप लोग कैसे अपना आपको समझदार मान रही हैं? बता रहे इशारा काफ़ी है। लास्ट है म्यूचुअलिज्म। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझना मेरी बात। म्यूचुअलिज्म में क्या है? फंजाई किसी दूसरी स्पीसीज के साथ चिपक के रहने लगता है। म्यूचुअलिज्म में फंजाई किसी दूसरी स्पीसीज के साथ चिपक के रहने लगता है, और कुछ फायदे उसको देता है और कुछ फायदे उससे लेता है। इसी चैप्टर में आएगा। फंजाई और एल्गी मिलकर बनाते हैं लाइकेन। क्या लिखा है? फल। क्या? फाली? इससे कैसे डिफेक्टेड बच्चे हैं। फंजाई प्लस एल्गी गिव्स आउट लाइकेन। एकदम क्लियर है ये बात? फंजाई और एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। अच्छा, मुझे पता है, मतलब इसको कभी मजाक में मतलब अदरवाइज मत लेना।
मुझे लगता है कि जीवन की सबसे विशुद्ध खराब बायोलॉजी NCERT में लिखी है। इससे खराब बायो हो ही नहीं सकती। मतलब जो टीचर पूरे शिद्दत से अगर बता रहा हो कोई चीज़ को, ठीक है, और उस पर भरोसा भी कर रहा हो ये सही है, या तो उसे ज्ञान नहीं है उस बात का, उसने उतना ही पढ़ा है जीवन में, तो उतने में ही खुश है। वरना मैं अगर अकॉर्डिंग टू NCERT ना बोलूँ ना, तो पढ़ा ही ना पाऊँ, सीरियसली ना पढ़ा पाऊँ। मतलब इतना हल्का लिखे हैं कि क्या पढ़वा रहे हो बच्चों को, और ऐसे बच्चों को तुम डॉक्टर बनवा रहे हो। वीट पक्षियाँ कराता है, वाइट स्पॉट और मस्टर्ड डेवलपू को कराता है, स्पोटुस्टिला को खत्म, इन्हीं 3 में पूछ लें 4 नंबर दे देंगे। अधिकतर फंजाई मल्टी सेलर है एक्सेप्ट ईस्ट। अब एक सिंगल सेल का तो माइसीलियम का बना लेगा, सीधी सी बात है। ईस्ट बनाता है ब्रेड एंड बियर, ब्रेड बनाएगा बेकरीज, बियर बनाएगा ब्रेवरीज, खत्म। चल न्यूट्रिशन 3 प्रकार का, सड़ी गली खाएगा सेप्रोफिटिक हो गया, आपके ऊपर रहकर आपसे नरिशमेंट लेगा पैरासिटिक हो गया, दोनों का फायदा होगा तो म्यूजिज्म हो गया, खत्म हो गया। NCERT का एक पेज खत्म हो गया। बताओ ये पढ़वा के डॉक्टर बना रहे हैं, ये पढ़वा रहे बच्चों को। बताओ भैया, पेपर का लेवल मतलब कम से कम कुछ नहीं तो ओलंपियाड तक थोड़ा तो छुआओ यार। इस लेवल का पेपर नहीं बनना चाहिए। मैं MCI से रिकमेंड करता इधर। हम तो बेटा कहते हैं गनीमत मानो गनीमत। पूछो क्या? जब कभी IIT में लेक्चर होता है ना, और अगर मैंने उन बच्चों को मोटिवेट कर दिया एक बार कि यू हैव टू गो फॉर मेडिकल, यू हैव टू गो फॉर, जब कोई मैथ का बच्चा आता है ना मैथ छोड़ के बायो लेने, तो मैं उसे देखते ही मान लेता हूँ उसका हो गया, क्योंकि इसको बायो तेज करनी है, बायो उसको कुछ नहीं आती। और हम यही सोच के हर क्लास लेते हैं कि इनको कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से जाएंगे। और हम उसे कंसेप्चुअल कंटेंट चाहिए, हम कंसेप्ट से दे देंगे, कंसेप्ट जो रट नहीं पाता चिल्लवा के रटवा देंगे। और फिजिक्स केमिस्ट्री में तो वो पापा है। तो सोचो कितनी, जैसे UPSC वाले बड़ी दिक्कत हो गई UPSC में, आपको पता है। पहले ट्रेंड और था, पहले UPSC वाले आर्ट साइड वाले भरे हुए थे, जितने भी IAS IPS IRS IFS बन रहे थे सब आर्ट साइड वाले, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब रेशियो चेंज, 60% तो IIT और डॉक्टर लेके चले जाते हैं, 60%, क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं। और UPSC ज्ञान थोड़ी मांगता है आपका, वो तो वो मांगता है कि आप कितना सही तरीके से सिलेबस को ख़त्म कर लेते हो। सिलेबस तो इतना UPSC का ज़िंदगी भर ना पढ़ पाओ, ख़त्म ही नहीं होगा। क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, नहीं ये नहीं, ये कंटेंट सही नहीं है, इसको छोड़ो, ये वाली लाइन लिखनी है, ये वाली लाइन छोड़नी है। तो ये IIT वाले जिधर और मेडिकल वाले UPSC की तरफ मूव किए, धज्जियाँ उड़ा दी है। और हम तो कहते हैं IIT वाले मेडिकल की तरफ आए एक बार, कैमरे के सामने। अच्छा, कैमरे के सामने अच्छी बात थोड़ी है। IITian हो यार, कम से कम थोड़ी तो शर्म करो यार। एक IITian होकर मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बात तुमको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने एक रात लेक्चर ऑडिटोरियम खुलवाया था, सच बता रहा हूँ, एक रात की बात है। रात में 10 बजे मेरा लेक्चर शुरू हुआ था, रात में सुबह 4 बजे तक ख़त्म हो गया था। क्या क्या ख़त्म किया था? बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीज़न, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक। और देवर सेइंग मतलब और तेज, मतलब और तेज, मतलब ये इतना कंटेंट में तो आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स खत्म होता है, उतने में उनका बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीज़न, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स विद न्यूमेरिकल खत्म हुए। क्योंकि उन्हें कुछ भी लिख रहा था मैं, तो सर अब ऐसा होगा ना सर, तो सर अब तो क्रोमोसोम ये फंस गए चुल्ले। उन्हें मज़ा आ रहा था बहुत, अब तो फंस गए चुल्ले सर, अब खींचेंगे कैंसर लिंक खींचेंगे तब तो फट जाएगा। और सर सेल डिवीज़न हो रहा है तो फटेगा, तो सर इधर उतने इधर भी जाएंगे, उतने इधर भी जाने चाहिए सर। मगर तो हम ही पढ़ा लो यार, एक काम करो, क्योंकि वो समझ जा रहे थे कि इस स्टेप के बाद क्या क्या हो सकता है। अब क्रोमोसोम उधर पहुंचे, कहते सर अब तो ये आखिरी फेज है, तब तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद तो सेल डिवाइड कर जाएगी। नहीं समझे आप हमारी बात? हल्का सुन रहा, हम थोड़े वो सुरसुरा दे मेरे ऊपर। तो बताइए उन लोग को आपसे कंप्लीट करना चाहिए कि नहीं? कभी ये मत बोलो नहीं, जब वो जिसका काम उसी को साझे। बेटा अगर वो लोग उतर आएंगे ना तो फिर डंडा बाजे और कुछ नहीं होगा, फिर कटऑफ कहाँ जाएगी।
कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, और शेर से लड़ना बेवकूफ़ी है। हम कहना चाहते हैं कि आप बोलती बहुत हैं। फंजाई और एल्गी मिलकर क्या बना रहे हैं? लाइक है। समझना मेरी बात। नहीं देखो, ये तो मैंने कह दिया ऐसे ही, लेकिन जो मैंने कहा उतना पार्ट सच है, कड़वा सत्य है कि अगर कोई सही मेंटोर उन्हें मिल गया और एक बार उन्हें दिखा दिया कि डॉक्टर कितना कमाते हैं और डॉक्टर क्या होते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, ज़बरदस्त बढ़ेगा। और इतनी क्लिप काट के जरा वायरल करो। हाँ, इधर बकलोल आएगा हम ही से पढ़ने बेस, तभी तो कह रहे हैं हम। फंजाई और एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइक है। आओ एक दूसरे का फायदा करते हैं। कैसे करते हैं? इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला है माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है फंजाई। लिखो, माइको बराबर माइसिटीज बराबर फंजाई। माइको बराबर माइसिटीज बराबर फंजाई। माइको बराबर माइसिटीज, MYCETES, माइसिटीज बराबर फंजाई। माइको बराबर माइसिटीज बराबर फंजाई। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। आइए, नाम क्या मैंने बोला? माइकोराइजा। माइको मतलब हो गया फंजाई, राइजा मतलब हो गया रूट। इसका मतलब ऊपर फंजाई किसी ना किसी प्लांट की किससे चिपकता होगा? रूट से। पूछो प्लांट की रूट से क्यों चिपकता है? क्योंकि प्लांट के पास रूट है। फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स, एग्जाम्पल पाइनस। ये हो गए फंजाई के न्यूट्रिशन लेने के तरीके। ये छाप लिया पूरा? ये नहीं छापा? तब तो ये भी नहीं छापा। ये पहले ये छापो। मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसे बोलोगे भैया? आइए बोर्ड की तरफ देखिए। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टा से बढ़िया होगा, लेकिन प्लांट से कम बढ़िया होगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 प्रकार का। हाँ क्या? जब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल दे तो बेस नहीं मांग सकते आप। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले रटेंगे फिर समझेंगे। क्या बोला? पहले रटेंगे फिर समझेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए सट से टिक लगे। कंसेप्चुअल आए तो समझा तो हुआ ही है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपके यहां पर 3 प्रकार के। पहला बोलिए फ्रेगमेंटेशन। स्लो है, बेकार। बोलिए फ्रेगमेंटेशन। बहुत स्लो है। ओए तुम जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। एक बार चिल्लाओ, बोलो फ्रेगमेंटेशन। पीछे वाले लड़के को सुनाना, सुनाओ। बेटा थोड़ा सा उधर कहीं जगह बनाओ। बोलो फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। ऐसे एकदम ताड़ के बोला करो ना। फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। ऐसे किसी से बदला निकाल ले। ठीक है, देखो अभी हम असफल हैं। और असफल क्यों है? क्योंकि इन्हीं ज्ञान की कमी है, परफेक्ट नहीं। तो उसी चीज का गुस्सा निकाला करो। बोलो फ्रेगमेंटेशन।
जिसकी शादी में पानी बरसेगा, चाहे वो पतीले में खाना खाए या ना खाए। अब टोन ये होगा, फ्रेगमेंटेशन फिशन पढ़ेंगे। पहला, दूसरा, घर में यही काम है मेरा, हम यही करते हैं घर में। थोड़ा आगे हो जाओ वरना कल का बदला निकाल लेंगे आज। मैं याद बहुत रखता हूँ चीज़ों को। हाँ, कल तुम बहुत बोल रही थी ना, टपर टपर। आओ, हो गया भाई, आए। ये क्या है? क्या है बिटिया? आटा है। ये है हाइफी। क्या है? पक्का? बोलो, तेज हवा का झोंका आया। हाइफी टूट के क्या हो गए? अलग। ये हाइफी फिर डिवाइड करके बड़ा हो गया। पक्का? पक्का? अच्छा, और ये हाइफी डिवाइड होकर और बड़ा हो गया। अब हाइफी कितने हो गए? 2। एक और टूट के अलग हुआ था, अब कितने हो गए? तो टोटल इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखो कितनी तेज बच्चे हुए। जितने टुकड़े बनाते जाओगे बच्चे उतने बनते जाएंगे। एकदम क्लियर है? अच्छा सुनो मेरी बात, जैसे 100 टुकड़े हुए तो बच्चे कितने? 101। अरे एक बार टुकड़ा करोगे, एक बार टुकड़ा करोगे तो 2 बच्चा, तो 2 बार करोगे तो 3 बच्चा। सेल डिवीजन नहीं चल रहा है अम्मा, इधर ओए तुम इसे कह रहे हैं रोंधड़। हाँ, फ्रेगमेंटेशन सीख गए क्या होता है? आओ अब दूसरा सिखाता है, दूसरा सिखाता है। हाँ बेटा ले आओ, अब इधर देखना दूसरा। सुनो, लाओ लाओ। ये मान लो एक ईस्ट है। क्या है? ईस्ट। अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। मान लो ना, अंदर दिख नहीं रहा है तो मान ही लो, जो ना दिखे सो मान लो। शुभ रहना। दिखा रहे हो जो टाइम लगता है सेल डिवाइड करने में। ईस्ट की सेल 90 मिनट लेगी। बोलो कैश करो। लाओ लाओ इधर। 1 2 3 बिल्कुल बीचों बीच से डिवाइड हुआ और 2 बराबर सेल अलग। दिस इज कॉल्ड फिशन। फिशन मतलब ये होता है बंटवारा। एकदम क्लियर। फिशन इक्वल है कि अनइक्वल? चलो आखिरी आ गया बड़े। बड का मतलब पता क्या होता है? बड का मतलब होता है चोचा। क्या होता है? इधर आओ, अब देखो इधर, इधर देखो इधर। सारे तुम्हारी मैम अगर देख ली ना यूट्यूब पे तो बेटा हमसे यही बनवाएंगे। क्या बोला बे? तो गई कहाँ है जो आ जाएंगे? पता है कहाँ है? थोड़ा नीचे देखो, लेफ्ट साइड देखो। यही देख लो कम से कम।
आओ मेरी बात सुनो। कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, कुछ नहीं। सर ये इक्वल डिवीजन तो नहीं लग रहा सर। सर ये इक्वल डिवीजन नहीं लग रहा सर। जूम करते भाई इस पे, यही तो मेन खेल है। ये इक्वल डिवीजन है कि अनइक्वल? अनइक्वल। धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता जाएगा और एक दिन एक का एक टूट के अलग हो जाएगा। नया बच्चा नीचे पड़ा है, एंड दिस बच्चा है, गिर जाएगा, मर जाएगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग इज इक्वल और अनइक्वल? अब अगला सुन, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग खत्म, सुंदरता से खत्म कर दिया। अब आओ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बेटा? ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल झकास। क्या है बेटा? झकास। जेड से लिखिए ज़ूस्पोर, ए से लिखिए एप्लानोस्पोर, सी से लिखिए कोनिडिया और एस से लिखिए स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर खत्म। ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। झकास। एक एक लेटर भी दिमाग में रहेगा तो चढ़ जाएगा एग्जाम में। क्या चढ़ जाएगा? भूत। ज़ूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर। छापिए। हो गया? सेक्सुअल पे आइए। सेक्सुअल स्पोर की ट्रिक है ऊ बस। ऊ स्पोर, बोलिए ऊ बस। बेसिडियोस्पोर, एप्लानोस्पोर। बेसिडियोस्पोर और एप्लानोस्पोर। ओवर एंड आउट। छापिए। ओ सॉरी, एस को। मैम अगर आप आगे ना बैठी हो ना, मैं तो पढ़ा ही ना पाऊँ। थोड़ी थोड़ी ऐसे हेल्प कर दिया करिए आप, ठीक है? 10 दिन ज़्यादा हेल्प कर देंगे, क्लास ख़त्म हो जाएगी। एक ट्रिक लिखो, बहुत अच्छी है, बता दो, अभी आज ही बनाई है, ठीक है? देखा? उल्टा दिख रहा है? अरे उल्टा दिमाग है तुम्हारा। एक ट्रिक लिखिएगा, जिस्म। अब इसमें क्या हो गया? Z से ज़ूस्पोर, S से स्पोरेंजियोस्पोर। आई है, अरे मोरमाई हटाओ, स्पोरेंजियोस्पोर। ये दोनों हैं M से मोटाइल, बाकी बचे नॉन मोटाइल। खत्म। शुक्रिया शुक्रिया। एक और लिखिए, बेसिडियोस्पोर। बहुत प्यारी बात है, मजा आ जाएगी आपको। बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया, अगर स्पोर बाहर लगे हैं तो एक्सो और अंदर हैं तो इंडो। ये दोनों हैं एक्सो, बाकी बचे इंडो। ये भी लिख लेना नीचे, बाकी बचे इंडो। कितना सही है? एक्सो याद है, बाकी बचे इंडो। दो मोटाइल, बाकी नॉन मोटाइल। खत्म।
कल आप लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क भेजा, मेरा दिल ही खुश हो गया था। मैंने रात में आपकी तारीफ भी तो की थी ना। अरे वाह, किसी ने कोई डाउट ही नहीं पूछा। तालो लगाए नहीं ना? जो लोग नहीं लगाए थे ना, वो समझ जाओ एक पायदान पीछे चले गए। जिन लोगों ने लगाया है उनसे, उसका मैं ले आया हूँ। अबे कंजूस, दिमाग लगा। बस मैं टेस्ट कर रहा था, मैं देख रहा था कितने लोगों के लिए किताब कीमती और कितने लोगों के लिए पैसा कीमती है। ये मैं देख रहा था, सिर्फ मुझे देखना था। तब भी मैंने लगा दिया फिंगर का, क्योंकि कुछ लोग जाहिल होते ही हैं, उनको कितना भी सिखा लो उनसे कोई मतलब नहीं होता। उनके लिए ले आयो। कुछ लोग होते हैं बेटा, उनके लिए बुक की इम्पोर्टेंस होती ही नहीं। उनके लिए बुक सिर्फ इसलिए है किसी तरीके काम निकालना है। उनके लिए कपड़े इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें अच्छा दिखना है, उन्हें अच्छे जूते पहनने हैं, उन्हें अच्छा खाना है, पर अच्छी किताबें नहीं पसंद है। चले अगर एक पेज पसंद आ जाता है ना, एक सिंगल पेज, तो किताब खरीद लेता था स्टूडेंट टाइम पे। और ये बात मैं तुम्हें बड़ी ओपनली बोल रहा हूँ। हमारी अम्मा आएंगी, पूछ लियो कि हम अपनी मम्मी से 50-50 हज़ार रुपये लिए महीने का। आप कहोगे सर वो देती कहाँ से होंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। इसलिए मेरा प्रॉब्लम है क्या? ये आपका प्रॉब्लम है। बस आपका पैसा वेस्ट नहीं करूँगा, ये तो मैंने बोल रखा था। आपके पैसे की ना कभी सिगरेट पीऊँगा, ना आपके पैसे को किसी के ऊपर वेस्ट करूँगा। यहाँ तक कि तुम्हारी गुरु माता को भी मम्मी के पैसे का कभी कुछ ना खिलाया, कुछ ना कभी दिया, 1 रुपया नहीं खर्चा किया। काहे करें? हमारी अम्मा का पैसा है, वो सिर्फ हमारी तरक्की में लगेगा। जब हमारा आएगा तो सब तुम्हारा है। बोलो भैया, तो एक पेज भी पसंद आ जाए ना, किताब खरीद लेता था। एक पेज लगता था दुकान पे खड़ा है, पन्ना पलट रहे हैं, ठीक है, अगर ये पेज बड़ा गजब का लिखा हुआ है, तो आपको कहेंगे फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच लो। वो फ़ोटो आजीवन वहाँ मोबाइल पे रहेगी और आप कभी नहीं देखोगे। ये बात सत्य है कि नहीं है? बोलिए। आज मेरा घर ट्रांसफ़र हुआ क्योंकि मम्मी आ रही थी, मेरा घर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। और ऑलरेडी एक जगह पर मेरी किताबों को पूरा भरा ही हुआ है, घर ही भरा हुआ है कितनी। और उस घर से गया जहाँ मैं कभी कभी जाता हूँ, जहाँ मुझे जाना नहीं पसंद था। इन्होंने ट्रांसफ़र कराया। कितने बोरी किताबें अभी भी रखी हैं? 12-13 बोरियाँ अभी रखी हैं किताब, सब जाने के बाद। पूरा ट्रक लोड होके गया था। अब आपको अक्सर ये आपने बाद में खरीदी, बाद में नहीं खरीदी भैया, स्टूडेंट होके खरीदी थी मैक्सिमम किताबें। अब तो मैक्सिमम मेरे पास है। अब कोई नई लॉन्च होती है, मुझे अच्छी लगती है तो मैं ख़रीद लेता हूँ। किताबें अपने पास रखा करिए भैया। तुम 1400 रुपये में बेच दी अपनी सक्सेस को। जो लोग लगाए ईमानदारी से बताइए, क्या आपको वो किताब हैवी नहीं लगी? अब वो किताब मेरे को 2 रुपये दे रही है क्या? जो चीज़ अच्छी है उसे रखो अपने पास। अभी तक फिंगरटिप बहुत बेहतर काम कर रही थी, मैंने हमेशा रिकमेंड किया। तो जो चीज़ अच्छी होती है उसके लिए पैसे नहीं देखे जाते हैं। और आप मानोगे नहीं, मैं पूरी कोचिंग की फ़ीस जमा करके 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, 11th क्लास की मैंने कोचिंग ही छोड़ दी थी। मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं समझ में आ रहा उनका, वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, वो खुद ही पढ़ते रहते हैं, तो अपना ही पढ़े हैं। मैं कहा वो जो बोल रहे हो तो किताब में भी लिखा है, तो मैं उनसे क्यों पढ़ने जाऊँ? नहीं समझे मेरी बात। अगर टीचर आए सिर्फ पढ़ा के चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम टीचर ही नहीं हो, तुम तो भाग के चले गए। वो तो लिखा हुआ किताब में। अगर कोई NCERT सीधे सीधे पढ़ा के चला गया तो मतलब क्या हुआ? ठीक है। और फीस मेरी जमा हुई थी 30,000 रुपये। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से फिर जिद किया, मैं कहा नहीं मुझे दूसरी जगह पढ़ना है। मुझे तो मेरे पिताजी दूसरे टाइप के थे, उन्होंने मम्मी से बोला कि अरे पैसा बर्बाद कर दिया यार 30,000। पापा कहते थे पढ़ो लो, नहीं टेंशन ना लो, अम्मा है। हम अपना ठीक है, हमारा क्या होगा, आप तो उनके पति हैं, बगैर आपके रह नहीं पाएंगे, हमको लात पड़ जाएगी। तो हमें अपना भी तो जीवन देखना है। तो मम्मी ने कही, मम्मी का मेरा बड़ा क्लियर रहता था, नहीं समझ पा रहा छोड़ दो, तेरी माँ सब देख लेगी। और ये आप क्लियर रखो, ये सब जो नाटक करते हो ना आके, सर वो 2000 कम कर दिए सर, बड़ी दिक्कत है। कोई दिक्कत विक्कत नहीं, कहानी मत बताओ। दिक्कत तो तू ऐसे बताता है जैसे फौड़ा खोद के खुद ला रहा हो। ये बोलो ना, दम है तो आज अपने पापा को फ़ोन लगाओ, अगर दम हो तो। और हम अभी फ़ोन लगा के स्पीकर पे डाल के बाद अपनी मम्मी से पूछवा देंगे तुम्हें, अभी तुरंत किसी समय, कि हम एक लाइन बोलते थे। जब मम्मी हमें कभी कभी कमेंट बोलती थी इतने पैसे का करते क्या हो, मैं कहा मम्मी इतना जान लो, किसी भी गलत चीज़ में पैसा खर्चा करता नहीं, कपड़ा एक खरीदता नहीं हो। कपड़े के भी पैसे लेता था, ईद वीद में कपड़े के नाम पे उसकी भी किताब ले आता था। कपड़े तो मैं खुद ही खरीदूंगा यार। जब पैसा कमा लोगे ना तो ऐसे नहीं खरीदा जाता कपड़ा, ऐसे नहीं।
तेरी उम्र में बीड़ी मार्केट जाता था, बांग्लादेशी मार्केट, ये पता होगा आपको, परेड पे। वहाँ पता कितनी शर्ट मिलती है? ये जो मैं पहना हूँ, यही पहना हूँ, ये 150 मैक्सिमम 150, मतलब ठग गए तुम। 150 में ठग गए आप बहुत बुरी तरीके से। मोल भाव करना आता है, 30-35 में मिल जाएगी। लो मजाक कर रहे हैं, पूछो। ये जीन्स पहना हूँ, ये 200, मतलब बहुत भयंकर ठग गया तो 300, भयंकर ठगे हो। मार्केट रेट होगा 5000। कपड़े मैंने हमेशा महंगे पहने, सस्ते के भाव पे। वो पहने हुए कपड़े होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं अरब साइड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा तो पैसा बच गया, उसी पैसे को निकाल के किताबों में लगा दिया। तो सारा अभी अपना फोकस, अपना इंटेंशन, मैं तो हमेशा कहता हूँ, ना समझ में आए चेंज योर टीचर। सर पैसे दे दिए इसलिए पढ़ रहे, तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। पैसा दे दियो तो क्या गोबर खाओगे? अगर तुमने कहीं 500 रुपये दे दियो, पिज़्ज़ा या गोबर रख दिया, अब तो पैसा दे दिया, खाना पड़ेगा। ऐसे समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? बोलिए। तो ये बात कभी हमेशा याद रखिए, और बहुत जल्दी सक्सेस होगे तुम। जिस दिन तुम मेरे इस पॉइंट को पकड़ लोगे और तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम MBBS करोगे, MD करोगे, तब तुम पैसे कमाओगे, तो तुम जाहिल हो साले, एक नंबर के जाहिल आदमी। MBBS जिस दिन घुसोगे ना, ऐसे एंट्री करोगे ना, ये जो बच्ची आई थी अद्धा और ये सब, ठीक है, इनको मैंने पैसे कमाने के तरीके सिखा दिए। अब ये बैठे बैठे महीने का 1 लाख उतारेंगी। 5 साल तक लगा था, 5 साल में कितना हो गया? 60 लाख। तरीका होता है ना पैसा कमाने का। अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप कॉम्पिटिटिव फेज में हो, और इतना सरल तरीका है, तुम हंसोगे, कहोगे सर इस चीज़ से 1 लाख रुपये मिल जाता है, ये तो मेरी छुटकियों का काम, मैं ऐसे कर दूंगा। हाँ तो तब बताऊंगा, कर लेना। तो बेटा याद रखो, अभी सारा पैसा अपनी सेहत पे लगाना है, अच्छा खाना है और खूब पढ़ना है। कोई किताब मुझे अच्छी लग गई तो मुझे लेनी है, दैट्स इट। तो मुझे इससे मतलब नहीं उसका 1 पेज पसंद है कि 2 पेज पसंद है। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? बोलिए। और सोचो कितना अच्छा लगेगा। अभी मम्मी लोग गरिया रही होंगी, क्या करते हो इतने पैसे का? जब ऐसे एक मॉल में घुसोगे मम्मी के साथ या पापा के साथ, पापा कहेंगे बेटा ये वाली शर्ट लें, ये वाली, जितनी है सबकी 1-1 पैक कर दो। दैट्स अ स्वैग। स्वैग हो तो ऐसा हो, ये नहीं कि ये कितने की है, नहीं होता है। फिर ये वाली ले बेटा कि ये वाली लें, जितनी साड़ियाँ हैं आपके पास वो सब की 1-1 दे दीजिए, और जल्दी से अपना अकाउंट नंबर बोलिए, तब तक मैं बाहर से सिगरेट, मतलब नहीं, तब तक मैं आ रहा हूँ। ये करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? और ये करोगे तो ये तभी हो पाएगा जो अपना सारा इन्वेस्टमेंट किस में डालिए? पढ़ाई में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस दिन सेलेक्ट होना, आना मेरे केबिन में, आना, कहना सर अब तरीका बताओ मैं। और तरीका तुम्हें जैसे ही बताएंगे ना, पहले ही महीने में जो बच्ची नहीं श्रद्धा, उसकी मम्मी ने गोल्ड उस पर रख दिया था, क्या बोलते हैं, उसे पढ़ाने के लिए। ठीक, मुझे मैंने कहा, कहती सर ये मुझे बहुत बुरा लगता है, ये वो सिलेक्शन के बाद आई, कभी बात इतना करती नहीं थी हमसे, डाउट पूछी चली जाती थी। तो आई 3-4 घंटे इत्मीनान से हमसे मिलने ही आई, और संडे का दिन था, मेरे पास कोई काम नहीं था। कहते सर आप बात ही नहीं करोगे? बताया हम सेलेक्ट, हमने बिल्कुल नहीं बात करेंगे, बताओ। हमें दिल भारी लग रहा था, बहुत खुशी हो गया थी तो ना मिलता, तो ये सब बताई मेरे को। तो मैंने कहा सेलेक्ट हो गई, खुशी हो रही? कि हाँ सर खुशी हो रही, पर वो एक बात बड़ी काटती है सारी। मैं अगर मैं तेरे को तरीका बता दूँ, तू कॉलेज में घुसने से पहले तो मम्मी का पूरा जेवर सब ऊपर उठा के अपनी मम्मी को, सर नीड भाड़ में गया, ऐसा 100 नीड भाड़ में गया सर, उससे बड़ी क्या खुशी होगी मेरे लिए। तो ये मूवमेंट कब आएगा? कब आएगा? जब अपना सारा फोकस काम पे होगा। नहीं, मैं काम बोलता हूँ, आपका काम है पढ़ाना, पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? आइए, तो ये लिख लिया ये दोनों आपने। अब एक बात समझना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। फंजाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? तुम लोग की बस यही प्रॉब्लम है। देखो कितना सीरियस है। अब आज से पढ़ेंगे, मस्त रहो, चिल रहो, हंसते रहो, एंजॉय करो, बस पढ़ते रहो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई सेक्सुअली बच्चा कैसे पैदा करते हैं? ऊपर देखिए और सामने देखिए।
मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है। हम तो भैया, हम अगर डॉक्टर बन रहे होते, अगर तैयारी कर रहे होते, हम तो भैया यही सोच के मोटिवेटेड होते हैं, हमें किसी की नहीं जवान सुननी ना बात सुननी। हम तो यही सोच के खुश हो रहे होते कि आज नीट का रिजल्ट निकला है, खर 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 रिजल्ट हाथ में आ रहा है और पहला नंबर 9305, मतलब मेरी मम्मी का नंबर रहने इधर, नहीं तो लोग साले को कॉल करेंगे, आंटी मैम बहुत पीते फ़ोन लगाते, और जो पहला रिएक्शन मेरी माँ का आता जब मेरा बाप के सामने जाते रिजल्ट लेके, पापा हो गया, आहा, वो मोमेंट उनका चेहरा में कैप्चर करता, फिर जल्दी से साहिल सर के पास जाता, तरीका पूछता पैसे कमाने के, फिर उसके बाद मैं पैसे कमाता और 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जो भी पापा को पसंद होता, ठीक है। मम्मी को 1 लाख की चेन देता, पापा को बाइक पसंद है, 1 लाख 2 लाख की बुलेट दिलाता, तब थोड़ा सुकून आता। और इससे बड़ा मोटिवेशन है क्या साला कोई? अब कुछ लोग कहेंगे सर हम शादी करें कुछ नहीं हो सकता, बोलो होएगा। आइए, ये मान लीजिए एक हाइफी है, क्या है? हाइफी। और ये मान लीजिए कोई दूसरा हाइफी है। तने भाई देखना माहौल है ये। फंजाई हैप्लॉइड होते हैं, तो क्या लगता है ये अपना बच्चा जो देते होंगे ये हैप्लॉइड चाहेंगे अपने जैसा कि डिप्लॉइड चाहेंगे? भाई जैसा होगा वैसा बच्चा देना चाहेगा। मैं डिप्लॉइड हूं तो मेरा बच्चा क्या होगा? बच्चा नहीं, बच्ची मेरी बच्ची क्या होगी? डिप्लॉइड। हाँ, अब सुनो, मान लो हमारा पहले लड़का हुआ, लौंडे इतना फोन करेंगे सर कांग्रेचुलेशन। दोनों हाइफी अब शादी करने वाले हैं, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। समझना मेरी बात। अब बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, फंजाई का पड़ रहा है, देख ले पक्का। जब ये दोनों फ्यूज होंगे, अगर ये दोनों फ्यूज हो गए, मतलब ये दोनों क्या थे? गैमेट। फंजाई में गैमेट मोटाइल भी हो सकता है और नॉन मोटाइल भी, पक्का। अब ये दोनों फ्यूज हो गए, ये बेटा ये कौन सा फ्यूजन हो रहा है? बताओ, साइटोप्लाज्म मिला या न्यूक्लियस मिला? फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। कौन सी गैमी? प्लाज्मोगैमी। नाउ स्टेप नंबर, एवरीबडी नोज, स्टेप नंबर 2। प्लाज्मोगैमी के बाद, प्लाज्मोगैमी के बाद अब कंडीशन देखो, ये न्यूक्लियस क्या है? N, ये न्यूक्लियस क्या है? N। कंडीशन हुई N+N, पक्का। इस अवस्था को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। अवस्था को क्या बोलेंगे? डाइकैरियोफेज। अभी इतना ही समझते जाना। क्या यहां पर आप N+N की जगह 2N लिख सकते हैं? क्या अबे बताएगा भाई? N+N की जगह 2N लिख सकते हैं? यस सर? नहीं लिख सकते यार भाई, जब तक ये आपस में फ्यूज ना हो आप इन्हें 2N नहीं लिख सकते। आप कहोगे सर N और N एक साथ है, बोलो भैया अवस्था का नाम डाइकैरियोफेज, पक्का। अच्छा, अब जब ये फ्यूज हो जाएंगे न्यूक्लियस, ये देखो आ रहा है, ये देखो आ रही है, रहा मैं कंफ्यूज करा रहा भाई, दोनों में रहा यार, ये तो हद हो गई बदतमीजी की। बताओ इधर, और ये दोनों फ्यूज हो गए। अब इस समय न्यूक्लियस हो चुका है फ्यूज, और ये कहलाएगा कैरियोगैमी। जब गैमीट फ्यूज होते हैं तो स्ट्रक्चर कहलाएगी जाइगोट। फंजाई का जाइगोट कहलाता है जाइगोस्पोर। क्या कहलाता है? जाइगोस्पोर। सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, फिर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, ठीक है, जाइगोस्पोर बन गया। लास्ट स्टेज, खेल खत्म। लास्ट स्टेज है भैया, खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा
बड़ी हिंदी की लोकोक्तियां और मुहावरे आते हैं तुमको। बताओ n प्लस n ये क्या है? 2n। पर फंजाई क्या होते हैं? n। 2n से n करना है। पता है आप इंटेलिजेंट है, पूरी बात सुनिए। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम से सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम करना है। n से n करना है तो माइटोसिस, 2n से 2n करना है तो माइटोसिस। लेकिन अगर क्रोमोसोम आधा करना है, मियोसिस। तो अब जाइगोस्पोर में क्या कराएंगे? मियोसिस। और ये मियोसिस में जितने भी स्पोर बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे? n। ये सेक्सुअल स्पोर है कि ये सेक्सुअल? सेक्सुअल। अब मैं लिखूंगा लास्ट स्टेप थी मियोसिस रिजल्टिंग इनटू स्पोर। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। सभी लोग एक कागज पढ़िए और अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाइए। खड़े हो, 20 से भागो और 2 गोले बनाओ। प्लीज क्लास को गंदा मत करना। क्लास आपका मंदिर होता है, गंदा मत किया करो कभी भी। ये बात फैक्ट है। यहीं से सीख के जा रहे हो, यहीं से डॉक्टर बनोगे और वहीं पे थूक रहे हो, तो ये गलत चीज है। बोलिए हाइफी, हाइफी। अब ये न्यूक्लियस से फ्यूज मत कराना। बोलो प्लाज्मोगैमी। n प्लस n कैरियोगैमी। ये क्या बन गया? जाइगोस्पोर। अब क्या होगा इसमें? मियोसिस। ये क्या बन गया? स्पोर। सेक्सुअल प्रोडक्शन का था। अब तुम बोलो हाइफी, हाइफी, प्लाज्मोगैमी। बोलो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, स्पोर बन गया। लोग कहते हैं साहिल सर डांस बहुत अच्छा करते हैं, हम यही करते हैं। लोग कहते हैं वाह क्या नाचा है सर ने। बैठ जाइए। क्या यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? बोलो भैया, इसी बात का पैसा है। टाइम बताइए। हाँ अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक लाइन आपको कल मिली होगी, बहुत अच्छी लाइन थी। मेंबर ऑफ फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इन द मोर डिस्टेंट पास्ट देन द मेंबर ऑफ द इंक्लूडेड जीनस। वो तो ठीक था सर, थोड़ा हिंदी में आइए। स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली बनाती है। प्लीज सुनो यार। स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली बनाती है। ठीक है? इधर स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली बनाती है। ए, बी और सी, डी, ई, एफ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ज्यादा लक्षण ए, बी के बीच मिलेंगे, ए, बी, सी के बीच में मिलेंगे, या ए, बी, सी और डी, ई, एफ के बीच में मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर ज़्यादा लक्षण मिल रहे हैं। इसका मतलब ये आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होंगे इन कंपैरिजन टू दूसरे जीनस जो सेम फैमिली में रखा गया है। तो सेम फैमिली में अगर लक्षण कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं है, इनके भी कॉमन एंसेस्टर, लेकिन वो थोड़ा जीनस की तुलना में और दूर के होंगे। समझ गए बात को? क्योंकि लक्षण क्या मिल रहे हैं? कम। इस लाइन को लिख ही लो, बहुत अच्छी लाइन है। Member of a family share a common ancestor. Member of a family share a common ancestor. Hey, मेरा वीडियो लाइक कर दिया ना? एक बार खोलना होता है, लाइक कर दिया ना? हाँ 2 ही बार, बहुत पुराना हो गया, मेडिकल की हो ना, बस इससे ऊपर हमारा जोक नहीं जा सकता। Member of a family share a common ancestor in more distant past, in more distant
इन मोर डिस्टेंट पास्ट, इन मोर डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब दूर, और दूर के रिलेटिव होंगे इनके कॉमन। मेंबर ऑफ ए फैमिली शेयर अ कॉमन एंसेस्टर इन मोर डिस्टेंट पास्ट देन member of a included genus, then THA and then member of a included genus, member of a family share a common ancestor in the more distant past than past, past मतलब पहले, और पहले मतलब A और A B C के ancestor नज़दीक वाले होंगे, लेकिन इन दोनों को एक ग्रुप में रखा और पहले वाले के कैरेक्टर अब क्या हुए, कम हो गए। In the more distant past, distant T past than THAN member of a included genus। हो गया। एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूं। नॉमेनक्लेचर या नेमिंग तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को, कुछ बच्चों ने लगाया इसका आंसर कि जब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तभी तो नॉमेनक्लेट करेंगे। नहीं, ये टेक्सोनॉमी की स्टेप्स है। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। लेकिन नामांकरण तो आप तभी कर लोगे जब आप उसको डिस्क्राइब करके आइडेंटिफाई कर लोगे, तो नाम तो आसानी से दे लोगे ना। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन। ड्रीम स्टार्टर में क्वेश्चन नंबर 41 और 45, ड्रीम स्टार्टर में क्वेश्चन नंबर 41 और 45, बढ़िया किताब है। 41 और 45 में आंसर लैटिन होगा। वहां पर कई बच्चे फंस गए प्रिंटेड वर्ड देखकर कि प्रिंटेड इन विच लैंग्वेज। सुनो, जब भी आए ना कि बायोलॉजिकल नेम में फंस जाते हैं आप लोग। बायोलॉजिकल नेम आर प्रिंटेड, यहां तक लिखा हुआ तब तो इटैलिक्स, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज वर्ड कहीं आ गया क्वेश्चन में तो आपका आंसर तुरंत चला जाएगा लैटिन, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज है, इटैलिक्स फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब लिखने का तरीका। अगर बायोलॉजिकल नेम और प्रिंटेड लिखा है तो आपका आंसर इटैलिक्स तक जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया इन विच लैंग्वेज, लैंग्वेज लगते ही आपका आंसर क्या चला जाएगा, लैटिन। तो 41 और 45 का आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, लैटिन होगा। कर लिया। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 लिख लो, घर जाके देख लेना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 तने, इसकी फोटो खींच के मुझे भेज दो। ये यहाँ पर पेज रखा था, अरे कोई पेज रखा था, कहाँ रखा है? ऊपर नहीं रखा। अरे वाह, याद रहता है तो। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 4th। नेक्स्ट होमवर्क देने से पहले मैं सारे आंसर एक बार देख लूँगा, कि एक आध भी रहता है ना तो आपको बड़ी टुनटुनी होने लगती है। क्या होने लगती है? टुनटुनी। हो गया। अब एनसीईआरटी फिंगर टिप वाले कितने हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से 24 कितने लोग का नहीं है फिंगर टिप? जीआरबी वाले हैं? जीआरबी वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से 24 जीआरबी नहीं है, ये फिंगर टिप है, लिविंग वर्ड। 13 से 24, क्वेश्चन नंबर 26 से 28, क्वेश्चन नंबर 37 से 51, क्वेश्चन नंबर 54 से 56। कितने फाइनली किया गया? क्वेश्चन नंबर 57 से 77। इसको 77 डायरेक्ट कर दो। ये तो एमसीक्यू का हो गया, एग्जाम्पलर का। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और क्वेश्चन नंबर 10। थिंकिंग कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम आर्शीव में क्वेश्चन नंबर 1 to 4, कॉमा क्वेश्चन नंबर 6,
टू 8, क्वेश्चन नंबर 13 to 16, क्वेश्चन नंबर 10, कॉमा क्वेश्चन नंबर 11, ओवर एंड आउट। इतना करना है आपको। किताबें हाथ में ले लीजिए। किंगडम फंजाई की रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि किंगडम फंजाई कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैं नोबेल पुरस्कार दूंगा। क्या वही तो दे रहा हूँ। रोड होमवर्क है किंगडम फंजाई का पहला पेज, बगल वाले पेज में फाइकोमाइस्टीस के पहले 3 लाइन छोड़कर वहां तक जब तक आप रीड नहीं कर लेंगे 2 बार आप अपने रूम के अंदर नहीं घुसेंगे। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।